नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके एक सिग्नेचर से देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें कभी कभी हंसते हुए लोग टफ टास्क मास्टर बोल देते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है जब कि कोरोना काल था और तब हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो जिसे कहते हैं ना, जब बड़ी बड़ी देश की इकोनॉमीज आईसीयू में जा रही थी, तब उन्होंने बड़े संजीदगी से हमारे देश की इकोनॉमी को संभाला। एक ऐसी पर्सनालिटी है, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थी तब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात कर रही हूं और मैं किससे बात कर रही हूं। मैं निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री से बात कर रही हूं। निर्मला जी पूरे देश में 2024 के चुनाव में घूम घूम कर अपनी पार्टी बीजेपी के लिए जबरदस्त प्रचार और प्रयास कर रही है। तो उनसे ही बात शुरू करते हैं कि अब आज चौथा चरण चुनाव का पूरा हो चुका है। क्या लग रहा है निर्मला जी चौथे चरण के बाद? अनुराधा जी, पहले धन्यवाद कहूँ, मेरा आपसे बात करने का मौका मिला, अच्छा हुआ मेरे लिए, अच्छा लगता है भी। थैंक यू मैम। हाँ, आज चौथे चरण और एक घंटे में खत्म होने वाले। बीजेपी के लिए इस चरण इंक्लूसिव सभी चरण हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार अच्छा ही चल रहा है। मैं इससे पहले कि आप पूछ रहे हैं इससे कि फिर क्यों ऐसे नैरेटिव चल रहा है कि पहले दो चरण इतना ठीक नहीं चला, क्या बीजेपी का नंबर थोड़ा इधर उधर होने वाले हैं, जीत रहे हैं मगर आपके मेजॉर, ये सब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं नैरेटिव। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन वैसे चलने वाले इलेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिशन को कुछ और बात करने के लिए या उनके विषय रखने के लिए कुछ हाथ में नहीं है उनको, इसीलिए ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि शायद हमारे नंबर में हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ नहीं जा रहा है, हम जीत कर आ रहे हैं अच्छा मेजॉरिटी के साथ। एक्चुअली निर्मला जी, आपने चूंकि ये शुरुआत की तो मैं जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे उस वक्त कहा जा रहा था 400 पार, और उसका नैरेटिव लोग कह रहे हैं कि अब कम हो गया। अब बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 400 का नंबर नहीं बोल रही। नहीं, 400 एनडीए के लिए और 370 बीजेपी के लिए, और हम नहीं बोल रहे हैं ऐसे नहीं। आज भी होम मिनिस्टर साहब स्पष्ट बोल रहे हैं कि 370 फॉर बीजेपी पक्का है। सो मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि कुछ और विषय नहीं है, इस नंबर का खेलने के लिए ऑपोजिशन ने नैरेटिव बंद करके बार बार इस विषय को उतारे, क्योंकि बाकी हमारी मैनिफेस्टो से निकालकर बात करने के लिए कह दीजिए, या उनका इतने सारे न्याय के गारंटी का जो बातें राहुल गांधी जी रख रहे हैं उसके ऊपर उनसे प्रश्न पूछिए कि कैसे होने वाले हैं ऐसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस जो दे रहे हैं, कहाँ से वो ले आने वाले हैं पैसा। ये सब मैनिफेस्टो रिलेटेड प्रश्न में भी उनसे जवाब नहीं आता। बोल दिया प्रॉमिस, मैनिफेस्टो में लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं क्या, इसके ऊपर कभी कभी चर्चा भी उठा रहे हैं। मगर जब पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी जैसे वरिष्ठ नेतागण उनके तरफ से इतना बड़ा प्रॉमिस बोल देते हैं, उसके ऊपर ध्यान किसी पत्रकार जरूर आकर्षित करना चाहिए उनको कि कहाँ से पैसा आएगा उसका। एक बात है निर्मला जी कि आप साउथ में आपने बहुत भी प्रचार किया, और जैसे आप साउथ में डटी रही, आप चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सब जगह प्रचार करती रही। और इस बार देखा गया कि प्रधानमंत्री का भी बहुत जोर साउथ के ऊपर था। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की साउथ में सीट्स आएंगी या उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में हर प्रांत के ऊपर ध्यान देते हैं। साउथ के ऊपर क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे स्कीम्स का बेनिफिट उनको भी अच्छा मिल रहा है, मगर उधर के स्टेट लेवल के पार्टी उसके बारे में ज्यादा बात करते नहीं है, क्योंकि उनको उससे फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी जी का स्कीम्स मिलने में उनका उससे फायदा नहीं है, इसीलिए बात नहीं करते। और हमें तमिलनाडु से एक भी एमपी नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ही खुद बात करते हैं। जैसे मगर कैंपेन के दौरान हर प्रांत में जाते हैं, तमिलनाडु में भी गए, आंध्रा में भी गए, केरल में भी गए,
साउथ में माहौल बहुत अच्छा है और इतना प्रधानमंत्री जी के ऊपर आम जनता के बातों को सुनेंगे तो लगता है कि उनको उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। और ये भी सच है कि साउथ में से बहुत सारे अननोन पीपल को पद्मा अवार्ड्स भी मिला है, उससे उधर प्रभाव अच्छा पड़ा है और स्कीम्स भी, इतने सारे स्कीम्स के कारण। सो माहौल अच्छा है और इसमें से हम जरूर अच्छा सीट्स जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। आपके हिसाब से साउथ की जो 4 सीट्स हैं उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा किस स्टेट में अच्छा होगा? वैसे मैं बोल नहीं सक रही हूँ, आज आंध्रा में हो रही है, तेलंगाना में हमारे पार्टी भी अच्छा मेहनत की है, ग्राउंड में हमारे यूनिट्स अच्छा है। हर स्टेट का उनके अपने अपने प्रोपोर्शनेट लेवल्स हैं जहां पार्टी का भी ताकत ग्राउंड में है, इसलिए नंबर के स्पेकुलेशन में मैं कंफर्ट नहीं फील करती हूँ। आपने कहा कि इस बात का आपको अफसोस है कि आप चुनाव नहीं लड़ी। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, जितनी भी मेरा अपना राय जो भी हो, पार्टी का फाइनल डिसीजन है। पार्टी अगर बोलता है व्हाट एवर इज योर व्यू, गो फाइट एन इलेक्शन, में करना ही पड़ता है। इसीलिए आई डोंट थिंक इट इज नॉट इट्स अ क्वेश्चन विच आई हैव टू वरी अबाउट। अगर पार्टी कहती है आई लव टू डू इट, पार्टी नहीं कहा इसीलिए नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी सडनली अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकले हैं बेल पर और उन्होंने आते ही एक शगुफा छोड़ा कि 2 महीने के बाद योगी को हटा देंगे या 17 सितंबर के बाद मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके के नैरेटिव को आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या सोच रही हैं? अरविंद केजरीवाल जी का ये सब बयानबाजी इसीलिए हो रही है कि वो तुरंत ऑपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मैं हूं, ऐसे उनके अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। इससे बाकी सब इंडी अलायंस में जो लीडर्स हैं उनका पीछे होने के लिए जो भी सेंसेशनल स्टेटमेंट देना, उसके लिए वो संकोच नहीं करते हैं। 2012 में फॉर्म किए आम आदमी पार्टी, उनके फाउंडिंग मेंबर्स 10 साल होने के पहले ही छोड़कर निकल गए। प्रशांत भूषण जी हो, मयंक गांधी भी हो या योगेंद्र यादव जी हो, बहुत सारे ऐसे, कुमार विश्वास जी भी हो, सब निकल कर गए। और सब इसीलिए निकल कर गए कि इनका करप्ट और एरोगेंट लीडरशिप के साथ काम करने के लिए वो तैयार नहीं थे। 10 साल पहले ही उन्हीं के लीडरशिप को वो बाहर हटाने के बाद बीजेपी जो 40 इयर्स से छोटे छोटे लेवल से इतना बड़ा, दुनिया में ही सबसे बड़ा पार्टी बना, उसके लीडरशिप के ऊपर कमेंट करने के लिए कोई और मकसद नहीं है। वो उनके स्थान को और ऊंचा दिखाने के लिए सेंसेशनल बातें करते हैं। ऑपोजिशन में भी इसको समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, मगर दिल्ली में वो उनके इमेज अबव हिज वेट करने के लिए ये सब बातें कर। उन्होंने तो एक बात और कही कि 75 साल का बैरियर लगा दिया है प्रधानमंत्री जी ने खुद से, तो 75 साल के जब हो जाएंगे तो वो कहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे? मगर ये 75 साल के विषय में तुरंत अमित भाई शाह ने सटीक जवाब दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं है। मगर इसको कोट करने वाले उनके अपने पार्टी, उनके अपने विषय के ऊपर ध्यान नहीं है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही निशाना साधा करने के लिए कोशिश, जो इनके स्तर के बराबर नहीं है। पता नहीं वो क्यों ऐसे, जैसे मैंने मेरा प्रपोजल आपको सामने रख रही हूं, he wants to punch above his weight so that he looks as if he is the one and only leader of the India Alliance। क्योंकि हर एक उनके अपने अपने चुनाव में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में या तमिलनाडु में, इंडिया अलायंस हर जगह, उद्धव ठाकरे जी उधर महाराष्ट्र में, हर एक उनके अपने प्रांत में है। दिल्ली में रहने का बेनिफिट इनको नेशनल मीडिया से सब बात करने का सीधा मौका मिल रहा है, और ही वॉन्ट्स टू शोकेस हिमसेल्फ एज मैं ही
इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा नेता हूँ। डू यू थिंक कि उनके बेल से निकल के आने के बाद दिल्ली में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, आपको क्या लगता है? दिल्ली का बीजेपी का परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इनका असर पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे ग्राउंड में हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का गुड गवर्नेंस के विषय को उठा करके हमारे 7 एमपी दिल्ली में अभी जो पार्लियामेंट चुनाव होने से पहले तक है, उनके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे काम के वजह से आज हम दोबारा 7 के साथ जीत कर आएंगे। मगर केजरीवाल जी का ये नाटकबाजी से दिल्ली का वोटर लोकसभा में कोई कुछ फर्क नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अभी जो इलेक्शन का जब चूंकि थोड़ा लंबा इलेक्शन है और इसलिए काफी नैरेटिव्स भी बदलता चला जा रहा है। अब जो प्रेजेंट का नैरेटिव है कि एक्सरे मशीन से आपके घर के अंदर घुसेंगे और सोना निकाल देंगे, आपके मंगलसूत्र का सोना ले जाएंगे, इस तरीके का जो नैरेटिव है, या आज ये भी नैरेटिव पाकिस्तान भी आ गया है, सब कुछ मतलब ऐसा सारा नैरेटिव इलेक्शन कैंपेन में है जिनको शायद नहीं होना चाहिए था। मुख्य मुद्दा विकास का होना चाहिए था। मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी का हो या रोजगार का हो या महंगाई का हो, ये मुद्दे आज की डेट में कह रहे हैं और ऑपोजिशन इसी बात को पिन पॉइंट कर रहा है कि ये मुद्दे जो है ये पीछे चले गए हैं और चूंकि बीजेपी इन पे रिएक्ट नहीं कर रही है, इन पे बोल नहीं रही है, तो इसीलिए वो मंगलसूत्र से सोना निकाल लेंगे और एक्सरे मशीन से घर का वेल्थ निकाल लेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मगर आपको ये अजीब सा नहीं लग रहा कि ये सब मुद्दे किस कारण चर्चा में आया? इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बात किसने शुरू किया? आपके मैनिफेस्टो है और अभी बार बार फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि कहां है हमारे मैनिफेस्टो में इनहेरिटेंस टैक्स के विषय में हमने बोला है क्या, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारी मैनिफेस्टो में है क्या? ये सब अभी बोल रहे हैं। मगर मैनिफेस्टो रिलीज के बाद हर मीटिंग में एक्सरे करने वाले विषय किसने उठाया, किसने शुरू किया? हर घर के अंदर कितना प्रॉपर्टी है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब बातें किसने बात किया? और मैनिफेस्टो विषय ही बोलना है तो मैनिफेस्टो विषय किसने नहीं बोला और उससे हट करके विषय किसने शुरू किया? और जब ये शुरू कर दिया और इसको पब्लिकली बोल रहे हैं, क्या हमारी दायित्व नहीं बनती कि उसको जवाब देना? और जब जवाब देंगे फिर दोष हमारे ही ऊपर कि नहीं आप महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात कर रही हो, हमारे मैनिफेस्टो के विषय के ऊपर क्यों नहीं बात कर रही हो? भैया आप तो हर मीटिंग में बोल रही हो, आप भी बोल रहे हैं, आपकी बहन भी बोल रही है, फिर दोबारा आप ही ले आ रही हो उस विषय को। लगातार बिना राहत और बिना इंटरवल वही इसी विषय को दोहरा रहे हैं और हम बात करना है कि नहीं है? आप लोग को लगता है कि ऑपोजिशन के नैरेटिव में कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके के नैरेटिव में फंस रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इन नैरेटिव, ऑपोजिशन इन नैरेटिव को उठा रहा है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ रहा है। ये भी तो एक कहीं ना कहीं जवाब सेट करना पड़ रहा है। जवाब नहीं, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर जिस मेहनत के साथ लोग उनके अपने संपत्ति रख रहे हैं, मेहनत के साथ उनके पैसा कमा रहे हैं, परिवार के लिए कुछ छोड़कर जाएं, इसलिए कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, इसके ऊपर आप हाथ लगाने के लिए और उसको निकाल करके किसी और को देने के लिए बात करते हो, कैसे हम चुप रहे? ये ऑलमोस्ट कोर एजेंडा के स्तर पर रख रहे हैं कांग्रेस उसका। सो हम फंस नहीं रहे हैं, मगर जनता को उसके ऊपर रोशनी डाल करके दिखा रहे हैं, भैया इनके मकसद यही है, इसके ऊपर ये कुछ करेंगे, आप संभाल कर वोट करो, सोच कर वोट करो, ये तो बोलना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए कि एक नया वर्ग जो है ना वोटर्स का तैयार हुआ है, वो उसे लाभार्थी कह रहे हैं वोटर्स, और उसमें आप लोगों की सरकार का एक जो विमेन को अनाज पहुंचाना या जो मुफ्त की चीजों का एक वर्ग तैयार हुआ है। ये दिल्ली में देखा गया मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी या अनाज मुफ्त। तो ये जो है ये स्टेट पर, कंट्री के पर बहुत बड़ा एक बोझ है
क्या कोई भी पार्टी इस चीज को कभी खत्म कर पाएगी? कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस चीज को खत्म कर पाएगी जो मुफ्त या फ्री की जो बात होने लगी? फ्री बीस को खत्म करना सबका जिम्मेदारी। और इसमें आपने जो 2-3 उदाहरण आपने सामने ले आए वो सब कंपैरेबल नहीं है। वैसे अनाज मुफ्त देना, जब लाभार्थी पीडीएस कार्ड होल्डर 1 रुपया दे करके किलो गेहूं ले रहा है या 2 रुपया 3 रुपया दे करके चावल ले रहा, उसको हमने वो 1 रुपया भी नहीं देना और 2 रुपया भी नहीं देना, चावल और गेहूं हम देंगे। ये मुफ्त देंगे इसीलिए क्योंकि वो 1 रुपये कलेक्ट करो, 2 रुपये कलेक्ट करो, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक्स का गोडाउन से ले आने के लिए ट्रक का खर्च दो, इस एडमिनिस्ट्रेशन का ही खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। और उससे बेहतर यही है कि हम ही टोटली लाभार्थी के लिए पहुंचाएं उसको, वो अलग विषय है। क्योंकि राइट टू फूड के नाते वैसे ही उन सबको ग्रेन्स जाता था। मगर असल में जो दिल्ली का आपने फ्री बोल रहे हैं उसमें भी फर्क है, क्योंकि जो सूर्योदय का स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम हम ले आ रहे हैं, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, रूफ टॉप में आप सोलार लगवाओ, उसके लिए बैंक के द्वारा और सरकार के सब्सिडी के द्वारा कैपिटल हम देंगे और आप भी उसमें शामिल हो जाओ, और जो रूफ टॉप लगाओगे उससे आपके घर का खर्च ले लो मुफ्त से, और बाकी सब बिक करके यू अर्न योर पैसा आउट ऑफ इट, यू विल बी ए एनर्जी प्रोड्यूसर, ऊर्जा दाता भी हो जाएगा। ये अलग विषय है। और दिल्ली में जो फ्री बिजली का मामला बोलते हैं वो अलग है, दिल्ली में या कहीं और भी। सो फ्री बी का विषय अलग है, और जो मेशर्स आपने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो ले रही हो, बजटरी प्रोविजन के साथ ले रही हो, वो अलग है। मगर फ्री बीस का चर्चा जरूर इस देश में होना चाहिए। आपको लगता है कि एक आने वाले समय में एक जैसे बहुत ही विशालकाय और विकराल रूप ले लेगा फ्री बी का जो विषय है? इसके ऊपर चर्चा जरूर होना चाहिए। क्या इस सरकार में आने के बाद 2024 में आप लोग इस बात को, इस मुद्दे को उठाएंगे कि फ्री बी का जो कल्चर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए? हम उठाना ऐसे नहीं, हम चर्चा तो करना चाहते हैं इसके ऊपर। सब पार्टियां, सब स्टेट्स इसके ऊपर ध्यान से बात करना चाहिए, और हम निर्णय लेने से पहले हम सब इसके ऊपर चर्चा करना ही आवश्यक। मैं अभी एक ऑपोजिशन के लीडर है तेजस्वी यादव, उनसे बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि ये जो दे रहे हैं अनाज मुफ्त का, ऐसा क्या है, हम भी पहले अनाज देते थे। राइट टू फूड कौन लेके आई? यूपीए की गवर्नमेंट लेके आई। हम भी पहले अनाज देते थे। उन्होंने तो जिसे बोलते हैं कि एक थैले पर मोदी जी ने अपना फोटो चिपका दिया और देने लगे, और कह रहे हैं कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो लोगों को, उनका कहने का मतलब था कि लोगों को भटका रहे हैं। जरूर नहीं। मैं उदाहरण ले रही हूं डीबीटी का। एक आपने रेशन का विषय बोले, उसका भी मैं बोलती। जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, और जो पेंशन हो या कुछ और वेजेस हो, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जब एक व्यक्ति का आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद, आधार निर्णय करने के बाद, ड्यूप्लीकेशन हटाने के बाद, ड्यूप्लीकेशन मतलब एक ही आधार के ऊपर 2 अकाउंट रखें, एक ही बंदा 2 अकाउंट रखें, दोनों में पैसा जाए, ये सब इसके जैसे बहुत सारे मिसयूज सब हम हटाने के बाद आज हम जो दे रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ फ्री मुफ्त राशन, कम से कम 2.30 लाख करोड़ का बचत हुई। हम भी दे रहे हैं कहने वाले, पहले लीकेजेस को कम किया नहीं। गांव में ऐसे व्यक्ति है कि नहीं है परवाह नहीं, मगर जाते रहा पैसा, क्योंकि उसमें उनका कुछ बेनिफिट है, उनके कार्यकर्ता या कोई गलत आदमी को उसमें जोड़ दिया, इसीलिए मुफ्त वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, में बहुत अंतर है। वो सब विषय निकाल करके, गलत अकाउंट को निकाल करके हम डायरेक्टली जिनको जाना है उन तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो क्यों राजीव गांधी जी वो बात बोले
कि 1 रुपया अगर हम भेजना चाहते हैं 15 पैसा ही जाता है। उसका जवाब क्या देंगे? हम ही बोलने वाले तेजस्वी यादव हो कोई और हो, उनसे पूछ लेना कि फिर 1 रुपया पूरे की पूरे क्यों नहीं गया। मनरेगा में भी कितना लीकेजेस, वो लीकेजेस उनको अनुकूल था इसीलिए छोड़ दिया उसको। आपको लगता है कि जो एग्जीक्यूशन का मॉडल आप लोगों ने लिया है जिस तरीके का, अगर ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता तो आप लोगों को भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता। अब तो कंट्री में डिजिटल 10 साल में डिजिटल वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया, जिसके कारण शायद उसका बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है। उसको भी उपयोग करने का तरीका से हम भी देश बेनिफिट हो रहा है। मतलब आधार उससे पहले भी था, उसमें डुप्लीकेशन को कम करने के लिए कोई प्रयत्न हुआ है क्या उस समय? नहीं। बोलते हैं हम ही सभी डिजिटल का भी शुरुआत किए, उस समय गलत रूट में जाने वाले के लिए वो उपयोग करके कट करने के लिए कोशिश हुआ है क्या? नहीं। इसीलिए हर विषय में हम ही बोलने में फायदा नहीं है। गरीबी जैसे हटाया गया ना 70 साल में हटाया नहीं गया, मगर बोलते हैं हम शुरू किया। इसीलिए परफॉर्मेंस वर्सेस सिर्फ स्टेटमेंट, उसमें बहुत अंतर है। मोदी जी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप जाके टेस्ट करो, कोई भी जाए, जाके गांव में टेस्ट करें कि मिल रहा है, उधर पानी मिल रहा है, शौचालय मिल रही है, घर मिल रही है, बिजली मिल रही है, फ्री रेशन मिल रही है, पीएम मुद्रा लोन के तहत लोन मिल रहे हैं, स्वनिधि मिल रहा है रेडी पटरी वालों को। ये सब चेक करिए, कहीं गलती है तो बोलिए। नहीं, हम वो नहीं बोलेंगे, हम भी कर दिया 60 साल में, हम भी इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे से मैं बात कर रही थी तो वो कह रहे कि झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के झूठ बोलते हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया। और ऑपोजिशन के जितने लोग हैं वो कहते हैं कि करते थोड़ा सा है और बोलते बहुत ज्यादा है। सब शुरू कर देते और बोलने लगते और बोलते चले जाते हैं। मुझे दुख लगता है जब, क्योंकि इलेक्शन के समय में लोगों के गुमराह करने के लिए हमें मौका मिलता है, इसीलिए मैं कुछ भी बोलूं। प्रधानमंत्री जी, मैं याद दिलाऊं आपको, पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री जी को राफेल के चर्चा के समय, और उस समय क्योंकि मैं डिफेंस में थी, हाथ दिखा करके प्रधानमंत्री चोर है बोलने वाले विपक्ष के नेता आज मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी बोल रहे हैं। उन्हीं के उस समय का शायद पार्टी के प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी, बोले नहीं प्रधानमंत्री चोर है, और डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रही है पार्लियामेंट में। फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। ऐसे चरित्र रखने वाले कांग्रेस के नेतागण प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोलने का उनका मॉरल नैतिक अधिकार है क्या? ऐसे एक विषय बोलने दीजिए जिसमें सत्य के आधार पर, डेटा के आधार पर प्रधानमंत्री झूठ बोलने का कागज रखने के लिए बोली। बोला जा रहा है कि संविधान को खत्म कर देंगे। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने संविधान कुछ की छेड़छाड़ करनी है, उसको खत्म करना है, एक नए तरीके का संविधान लेके आना है। इमरजेंसी के दौरान संविधान को सिर्फ बदला नहीं, खून खराबा हुआ संविधान का। पार्लियामेंट, लोकसभा के 5 साल के एक बार चुनाव होना है। आप 6वीं साल उसमें जोड़ करके उस बोगस 6वीं साल में जो लाइफ नहीं है लोकसभा का, उस लाइफलेस 6th ईयर में आपने क्या किया? बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन किया, प्रियम्बल चेंज कर दिया, 42nd अमेंडमेंट ले आए, पूरे ऑपोजिशन को जेल में बंद करके ये सब करने वाले कांग्रेस आज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू। शॉकिंग है। लोग बोलते नहीं है, वोटर्स बोलते नहीं है, जनता बोलते नहीं है। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन में हाथ रख के आप पकड़ करके मीटिंग में आ रहे हैं। जरा जवाब दें।
श्रीमती इंदिरा गांधी का इमरजेंसी में ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके सीट चला गया, उनका पार्लियामेंट के जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति का सीट के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले कांग्रेस को आज 400 सीट इसीलिए वो जीत रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने में शर्म होना चाहिए उनको। राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं? मैं सच बोलूं, मुझे लग रहा है ही इज देयर बिकॉज सम प्रेशर इज देयर ऑन हिम, नहीं तो वो आराम से छोड़कर चलने वाले आदमी है। मुझे तो नहीं लग रहा वो जेन्युइनली भारत देश के जनता के लिए पब्लिक सर्विस करने के लिए उधर हैं। नहीं तो ये अनप्रेडिक्टेबल उनका भाषा, अनप्रेडिक्टेबल उनका मूवमेंट, जब पीक चुनाव के समय छुट्टी पर जाना और रहना तो जबरन, आई हैव टू डू इट सो आई एम डूइंग इट, ये सब जनता देख रहे हैं। मेरा ओपिनियन नहीं चाहिए, आम जनता से पूछ लेना कि क्या है इनका कमिटमेंट, क्या है इनका, लगता है आपको ये जान देगा इस देश के लिए, रहेगा इस देश के लिए, काम करेगा इस देश के लिए? पर भीड़ तो बहुत आ रही है, बहुत सुनने वाले हैं क्या रे? बिल्कुल, व्हाई नॉट, भीड़ आएगा, सुनेगा। मगर इस 15-20 साल में कितने बार उनका लॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस जनता में नहीं आ रही इनके ऊपर। अच्छा, ये एक बात बताइए, लोग फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शंस खत्म होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन जीएसटी, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात चल रही है कि वन नेशन वन स्टेट हो जाएगा। इस तरीके की बात आपको लगता है कि क्या देश में हो सकती है? मुझे आश्चर्य लग रहा है, जीएसटी में जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने के बाद हर निर्णय कंसेंसस बेसिस में जब हुआ 2017 से लेकर आज तक, और कोविड जैसे कठोर चैलेंजिंग पीरियड के समय में भी, फिर कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को हम नाश करने वाले, ऐसे सोच भी उनके मन में कैसे आता है मुझे मालूम नहीं है। हर विषय में चर्चा लगातार चलती है और कोशिश होती है कि हर डिसीजन कंसेंसस के रूप में, सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बाकी सब कंसेंसस डिसीजन, उससे ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर का क्या। और ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्राइमरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। मोर देन 90 टाइम्स आर्टिकल 356 को उपयोग करने वाले कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी टाइम पर 50 टाइम्स ऑलरेडी उपयोग हुआ आर्टिकल 356 हटाना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना। मैं पूछ रही हूं, एनडीए के समय, एनडीए 2 के समय, मोदी जी के समय कितना स्टेट्स को हम हटाए भाई? कितने बार आर्टिकल 356 को उपयोग किए भाई? एक बार भी नहीं। और इनको फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करने वाले, आर्टिकल 356 को दुरुपयोग करने वाले, पहला केरला कांग्रेस, केरला में कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरी-पाट के गवर्नमेंट को हटाने वाले कांग्रेस है। नेहरू जी, इंदिरा जी और राहुल जी सब मिसयूज करके आज फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इतना इनका, और कमिटेड जुडिशरी के ऊपर कितना लेक्चर दिए। इमरजेंसी के टाइम पर किनको प्रमोशन देना, उनको हटा करके किसी और को ले आना, हर उदाहरण इनके खिलाफ है। और आज ऐसे करके बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और फ्रीडम ऑफ मीडिया का स्पीच के विषय में भी बोल रही हूँ। आजकल तो लोग बोल रहे हैं कि इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ही बोल रहे हैं कि वन नेशन वन लीडर, और ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को ये गवर्नमेंट सीबीआई ईडी के तहत में अंदर कर देगी। दिस इज ए स्टेटमेंट। कल उनका भाषण था किस रोड शो में, इनको कह रहे कि वन नेशन वन लीडर हो जाएंगे, फिर और कोई लीडर नहीं बचेगा, कोई ऑपोजिशन नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं होगा। इनको कैंपेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के मैं कैंपेन में होना ही है, नहीं तो मेरे पार्टी कैन नॉट सर्वाइव बोलने वाले। क्यों? आम आदमी पार्टी में कोई और लीडर नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है, और आम आदमी पार्टी में बाकी सब लीडर्स को आज मुझे सुनने में आया, आई डोंट नो, यू मे वांट टू कंफर्म,
एक महिला राज्यसभा एमपी को पिटाई हुआ सीएमओ में ऐसे खबर आ रही है, आप करेक्ट करिए मुझे। एक लीडर राज्यसभा मेंबर का उनके ऑफिस में, और वो पीसीओ को कॉल कर रहे हैं। ये सब करने वाले लीडर, इसके बारे में बाहर आज स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया, मैं अंदर इस इंटरव्यू को आने के पहले तक नहीं आया, ऐसे कुछ नहीं हुआ, हमारा सांसद को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ बयान आया है क्या? नहीं आया। ऐसे लीडर को मोदी जी के खिलाफ बोलने का एक कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट कॉन्स्टेंटली मोदी जी का रेफरेंस लेने में मुझे मीडिया में स्पेस मिलता है, इसीलिए मैं बोलते रहा हूं। एक बात बताइए, ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरीके का आरोप आपकी सरकार पर लगता रहा है कि जिस तरीके का दुरुपयोग कहते हैं कि ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ सीबीआई, ईडी या आईटी का हुआ है, वो आपसे सब लोग पूछते होंगे, सारे लोग पूछते रहे, लेकिन आपको लगता है क्या कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? करप्शन ज्यादा हो रहा है, मैं अग्री करती हूं आपसे। ये बात बोलिए, ईडी गया कहीं खाली हाथ वापस आए क्या? खाली हाथ छोड़िए, उधर दीवार पूरा कैश का भंडार है। बैंकों से काउंटिंग मशीन ले आ रहे हैं क्योंकि वो गिनना मुश्किल है, और वो गिनने का मशीन भी गर्मी हो करके काउंटिंग स्टॉप करना पड़ रहा मशीन ठंडा होने तक। सोना, ज्वेलरी, गहना, एक ही घर में इतना कैश क्यों रखना है भाई? आजकल सब कुछ तो डिजिटल हो रही है, या कैश को बैंक में डाल रखो। सो ईडी जाने वाले हर ऐसे सर्वे सर्च करने के लिए जो जहां जा रहे हैं, वापस खाली हाथ तो नहीं आ रहे। और ज्यादातर विपक्ष हाँ भाई उधर ही है पैसा। आप देख लीजिए पिछले 1 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर झारखंड और एक उड़ीसा के बॉर्डर में इतने कैश। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला वो गोदाम है, कैश का गोदाम है कांग्रेस वाले के घर। लेकिन पार्टी या इलेक्शन में तो दोनों तरफ से पैसे खर्च होते हैं ना, तो बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं से खर्च कर ही रही होगी। मतलब पैसे तो खर्च होते ही हैं। हाँ जी, जो लीगली खर्च करना है, जो बैंकों में अकाउंट है, जो टिकट जिनका मिला है कैंडिडेट, वो खर्च करता है बीजेपी में। मगर ये सब रख करके कांग्रेस वाले क्या करने वाले थे? चुनाव में सबका पैसा खर्चा हो रहा है, मगर ये पैसा किसके लिए, क्यों घर में रखा गया? अच्छा निर्मला जी, एक सवाल है कि किसानों की बात होती रही कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, उसके पीछे भी फिनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जब तक फिनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करेगा उस तरह की गारंटी नहीं मिल सकती है। क्या 2024 के बाद आपको लगता है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी के लिए आपकी सरकार काम आगे बढ़ाएगी? नहीं, एक विषय मैं स्पष्ट करना चाह रही हूं, सिर्फ पैसा के विषय नहीं होता, एक विचवर इशू, किसान के आमदनी दुगनी करना है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि देते हैं, उसमें भी पैसा देते हैं। पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रोका गया है, इसीलिए नहीं दिए। नहीं, उदाहरण लीजिए, कोविड के बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस, अगर एक बोरी तब भी आज भी 300 के करीब है, उस समय विदेश से क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, उस एक बोरी का प्राइस 3000 तक पहुंचा। हम फिर भी प्रधानमंत्री जी का कहने में इंपोर्ट किए 3000 में, मगर किसानों को 300 में ही दिया, तब भी आज तक वही प्राइस चल रहा है। पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अगर हम देने का तैयार नहीं है, क्योंकि नए खर्चे से ज्यादा नहीं होना है, संभालना है, उस समय का क्यों इतना खर्च किसान के फर्टिलाइजर को हमने खर्च करके उठाकर दिए, मगर दिए बिना बोझ किसान के ऊपर लगे। इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाह रही हूं, ये फाइनेंस के विषय सिर्फ नहीं है, तो इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे इसीलिए नहीं।
एमएसपी का विषय में बहुत चर्चा हो रही है, हुआ भी, और किसान के लिए बहुत सारे हम काम आज भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट किसान के जीवन बेहतर हो, छोटे किसान का, मुख्यतः छोटे किसान का लाइफ का बहुत ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री। एक और सवाल है जो कि शायद पूरे देश के लोग पूछना चाहेंगे कि 2024 के बाद क्या इनकम टैक्स के रेट में कुछ चेंज होगा, क्योंकि स्पेशली एजेड लोगों के लिए एक सेविंग्स बच नहीं रही है, तो कैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़े, ये क्या कुछ उसमें संभावना है कुछ बदलाव की? नहीं, मैं इस समय चुनाव के माहौल में मैं हाँ भी बोलूं वो दूसरी नजरिया से लोग देखेंगे, या ना भी बोलूं उसका भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इसीलिए मैं इसमें बहुत ही डिटेल में बोल नहीं सक रही हूं। मगर एक सच्चाई तो है कि हम ऑलरेडी सेकेंड ऑप्शन इनकम टैक्स में ले आए, और सीनियर सिटीजन का जो आपने रेफरेंस किया, इस बार वोट ऑन अकाउंट बजट के बावजूद भी सीनियर सिटीजन सबको पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन के अबव ऐसे ना करते हुए सब सीनियर सिटीजन्स को हम ये आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपया का कवरेज सभी सीनियर सिटीजन को हम दे रहे हैं। ऐसे करके वो सेकेंड ऑप्शन इनकम टैक्स का जो 7 लाख तक आप इनकम टैक्स भरना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दिया। ऐसे करके हम इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं, सो देखते हैं। आज आपने एक ट्वीट किया डेट के बारे में कि ये कहां से, ये खटाखट जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहां से लेके आएंगे, किस चीज को बंद करेंगे, किस योजना को बंद करेंगे, कहां से पैसा निकालेंगे? हाँ जी, क्योंकि मैं इससे शुरू करूंगी कि बार बार हमारे मैनिफेस्टो के विषय बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे एलिगेशन डालते हैं कांग्रेस। आप भी उस विषय में एक प्रश्न भी पूछे, मैं पूछ रही हूं, ये न्याय इतना दे देंगे, 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे, एक फलना दिन इनका दे देंगे, ये एक सिर्फ स्पष्टीकरण दें कि इन सब का पैसा कहां से आएगा। क्या आप खर्च उठाने वाले हैं? फिर हमारे ऊपर जो खर्च के विषय में इतना सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसीलिए उस ट्वीट में इतना स्पष्ट डेटा के साथ मैंने बोले कि यूपीए के जमाने से हमारे जमाने में कोविड के बावजूद भी डेट कंट्रोल में है, और डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का नंबर जैसे पहले प्लान किया वैसे ही कम होते आ रहे। ये सब जब ऐसे हैं, और यूपीए के समय जहां कोविड जैसे महामारी नहीं था, उनके खर्च इतना ज्यादा उस समय हुआ, और इसके बावजूद भी वो फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में एक भारत देश शामिल भी हुआ, और उस समय के खर्च हमारे पीरियड में इतने सारे हम निपट रहे, मतलब वी आर पेइंग बैक। इतने जब इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असमर्थ फीचर है, अभी इतने सारे प्रॉमिस दे रही हो, कहां से इसको आप संभालोगे, कहां से आपको उसका पैसा मिलेगा? ये क्वेश्चन के नाते मैं राहुल गांधी जी को पूछा वो ट्वीट में। एक और बात बताइए, जब इतनी सबकी चीजों की मैनेजमेंट हो रहा है, तो फिर आईएमएफ ये क्यों बोलता है कि हर भारतीय के ऊपर 1,24,000 का कर्ज है? कर्ज जो है वो भारत का बहुत बढ़ गया है। नहीं, भारत का बहुत बढ़ गया ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोले, पहले से बढ़ा मगर अभी कम भी हो रही है। और कोविड के समय क्योंकि हमें बहुत सारे उस समय इकोनॉमी से हमें 1 पैसा भी रेवेन्यू हमें मतलब किसी स्टेट का भी नहीं मिला, सेंटर का भी नहीं, सो उस समय खर्च उठाना था, मगर उस समय से अभी कम कर दिया गया, और कम भी होने वाले हैं आने वाले साल। इसलिए उस हालात में अगर हम कर्ज उठा रहे हैं, उसमें मैं मानती हूं आवश्यकता के अनुसार उठाए, मगर आईएमएफ जो फिगर्स देते हैं उसमें मैं इस ट्वीट में भी स्पष्ट किया कि बाकी सब बड़ा इकोनॉमी से कंपेयर करिए, 100 रुपया उनका जीडीपी है तो 300 रुपया तक उनका कर्ज है। हम ऐसे नहीं, ऑलरेडी कम है, 100 से बहुत कम आ गए हैं। इसीलिए खर्च के विषय में मोदी जी का मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी फिस्कल प्रूडेंस के साथ, मगर किसी का कम ना करते हुए, सभी स्कीम चलाते हुए
हम आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का हेल्थ को ध्यान में रखते। आपसे लास्ट क्वेश्चन कि हमारी इकोनॉमी सेविंग्स की इकोनॉमी रही है प्राइमरली, अब क्या आपको लगता है कि गिग इकोनॉमी हो गई है? लोग थोड़े दिन काम किए फिर घर बैठ गए, फिर थोड़े दिन काम किए फिर थोड़े दिन घर बैठ गए, इस तरीके का क्या आप सिनारियो देख रही हैं? क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है हर तरीके की गवर्नमेंट्स का। लेबर का बहुत सारे चेंजेस हो रही है, वो तो हम मानना पड़ेगा। चेंजेस इन द सेंस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बदल रही है, और जहां शॉप फ्लोर में काम करते थे लोग, उनका भी स्किल सेट्स का, नया स्किल सेट्स का भी आवश्यकता हो रही है। इसीलिए स्किलिंग अपस्किलिंग का बहुत ही ध्यान देना पड़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आने में, उन सभी चीजें में फेमिलियरिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर। क्या हमारे एम्प्लॉय को ये सब समझ में आ रही है, नहीं आ रही, उसका भी ट्रेनिंग चलने है। वो एक साइड है। दूसरा, आपने सेविंग्स के विषय बोला। भारत का सेविंग्स कभी भी स्ट्रांग रहा, और आजकल एक नरेटिव बन रही है कि सेविंग्स कम हो गया है, लायबिलिटी ज्यादा होगा। मगर इस विषय में मैं स्पष्ट बोलना चाह रही हूं, आजकल सेविंग्स का बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स आ गया है लोगों को, क्योंकि जानकारी मिल रही है स्टॉक मार्केट के विषय में। लोग पैसा उसमें भी डाल रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स अच्छा है। उसका रिस्क भी समझकर लोग सिर्फ डिपॉजिट में ना रखते हुए, फिक्स्ड डिपॉजिट में ना रखते हुए और कम रखते हुए उधर भी जा रहे हैं। नया नया डीमैट अकाउंट भी ओपन हो रहा है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी, और लोन लेकर के लोग उनके अपने मकान बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं। लायबिलिटी जो है वो सिर्फ खर्च के लिए, वैसे फजूल खर्च के लिए नहीं, एसेट क्रिएशन का खर्च भी हो रही है। इसीलिए लायबिलिटी एसेट के लिए भी हो रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो रहे हैं। पुराने जमाने में सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स या फिक्स्ड डिपॉजिट होता था, आजकल ये सब भी बढ़ रही है। एक और क्वेश्चन जो बहुत शायद पब्लिक डोमेन में है कि मोदी जी ने कहा कि टेम्पो भर के अंबानी अडानी से पैसे आए हैं। क्या ऑपोजिशन को टेम्पो भर के अंबानी अडानी से पैसे आए हैं, जो आजकल शहजादा जो है ऐसी करके बोला कि वो राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं। मगर मुझे इसका जवाब, जैसे प्रधानमंत्री जी भी आज सुबह बोले हैं कई, आदिर रंजन चौधरी जी का जवाब से ही उसका जवाब मिल गए। वो हंसते हंसते ये बोल दिया कि हाँ भाई, उनसे अगर हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेट किया कांग्रेस के, आजकल नहीं बोल रही हो, क्यों? टेम्पो वर्कर कैश मिला है इसीलिए इन्हें बात कर रही हो। आदिर जी का स्टेटमेंट सीधा सरासर सटीक जवाब दे दिया इस मामले में, हमें पैसा नहीं मिला इसीलिए हम बात किए। लेकिन आप लोगों की सरकार पर तो यही आरोप सबसे ज्यादा लगा रहा है ना कि अंबानी अडानी की सरकार है, हम सब कुछ उन लोगों को दिए चले जा रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं। सब कुछ बेच दे रहे हैं। मुझे मीडिया ये पूछता है कि डिसइन्वेस्टमेंट में आपके पास इतना बड़ा लिस्ट है, आखिर आप दो ही किए। एयर इंडिया किया, NINL इंटीग्रेटेड स्टील फैक्ट्री एक किया, आप डिसइन्वेस्टमेंट में नहीं कर रहे। ये भी हमारे ऊपर आरोप है। दूसरी ओर सब कुछ इनको दे रहे हैं करके बोल रहे हैं। मैं पूछती हूं, यूपीए के समय और आज के समय, मोदी जी के समय, अगर कुछ भी बिड होना है, एयरपोर्ट बनाओ, सी पोर्ट बनाओ, रोड बनाओ या कुछ डैम कंस्ट्रक्शन करो, कहीं एक बार भी डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट हुआ है क्या? ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चली जाता है। जो बिड आता है वो भी ऑनलाइन में है, इतने को आता है वो भी ऑनलाइन में है, किसको प्रोजेक्ट दिया गया वो भी ऑनलाइन में है। कोई छुपा छुपी नहीं है, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिड्स दिया जा रहा है। इसमें ही उनका दिक्कत है, क्योंकि किकबैक का रास्ता उनको मालूम है, हमें नहीं चाहिए। कह रहे इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी है 70% जो है वो 2, 4, 10 लोगों के हाथ में चली गई है। इनका एक ही मकसद है, मैं बार बार इस अनुराधा जी इसको विषय बोलना चाह रही हूं। जिनके पास सक्सेस है, मेहनत है, छोटे हो बड़े हो बिजनेस, आखिर उनके हाथ में जो संपत्ति है उसको आराम से ले लो, और जिनको वो बंटवारा करना है कर दो, क्योंकि
जिनके पास पैसा, अमीर को गरीब कर दो और जनता को बोलो देखो अमीर को अमीर नहीं रहने दिया। मगर सच में इनका मेहनत ये होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबी हटाओ वाले हैं ना, गरीब को अमीर बनाओ, उसको मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने के लिए मेहनत ही नहीं है और दिमाग भी मेहनत करने के लिए नहीं है। आराम से बैठे बैठे अमीर को गरीब कर दो और उस पैसा को इनको दे दो। और जैसे हिंदी में कहावत है कि नहीं है, तमिल में बोलते हैं, समुंदर में जाकर मुट्ठी भर के नमक मिला दो, फर्क पड़ेगा क्या? वही है इनका मकसद है, इनसे निकाल दो और इनके ऊपर फेंको, उससे फर्क नहीं दिखेगा, मगर दिखाएगा कि अमीर को गरीब करा दिया। इससे किसी का फायदा होने वाले नहीं है। और आजकल मेहनत की कमाई कम करने के लिए लोग आतुर है। दे वांट टू डू देयर हार्ड वर्क एंड अर्न एंड बिकम बिग, नॉट दया जो कांग्रेस दिखा रही है। थैंक यू निर्मला जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वित्त मंत्री देश की निर्मला सीतारमण आमने सामने में। थैंक यू।